फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्मिता स्टार चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि ये चैनल मैंने टीजीटी गृह विज्ञान के लिए बनाया हुआ है। जो भी मेरे साथी, मेरे बहनें जो भी हैं किसी कारणवश अपने नोट्स को नहीं बना पाए हैं, तो मेरे नोट्स से एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने पिछले पार्ट में आई थिंक 9वां पार्ट था जिसमें हमने रंग और लकड़ी और कांच के बारे में पढ़ा था। तो अब हमारा नेक्स्ट है प्लास्टिक, जिसमें हम प्लास्टिक पढ़ेंगे, सीमेंट पढ़ेंगे, बाज़ार पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक है जो है आपका कृत्रिम है और प्लास्टिक है, इसमें को कैसे-कैसे बनता है वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। कोल, पेट्रोलियम प्लस ऑर्गेनिक। हाँ, अब है भवन निर्माण के समय प्रयोग होने वाली सामग्रियों में प्लास्टिक का योगदान भी अत्यधिक होता है। वर्तमान का युग प्लास्टिक के युग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से दरवाजे, बर्तन, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, पारदर्शी सीट, पर्दे इत्यादि बनाए जाते हैं। इससे बनी वस्तुएं मजबूत व टिकाऊ होती हैं। प्लास्टिक को कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें पेट्रोलियम, कोल तथा कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग उच्च दाब के साथ किया जाता है। कई बार प्लास्टिक बनाने में प्राकृतिक चीज़ों का जैसे मोम, रबर, चमड़ा इत्यादि का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब आपका इसी में प्लास्टिक है। प्लास्टिक के प्रकार मतलब 2 भागों में देखा आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मो सॉफ्टिंग इसी में आता है। इसी में रिसाइकल आएगा। इसी में एग्जाम्पल में आपका पॉलीथीन है और इसी में आपका थर्मोसेटिंग है, रिसाइकल है। इसमें आपका मेलमाइन, इपॉक्सी, यूरेथ्रेन ऑन टाइम किसी भी टाइम इसको यूज किया जा सकता है। अब यहाँ आपका है प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। इससे सॉफ्टिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक को थर्मोसॉफ्टिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। इस प्रकार की प्लास्टिक में रिसाइकिल की प्रक्रिया की जाती है। इस श्रेणी के प्लास्टिक को पिघलाकर थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन और पॉलीक्रीन आते हैं। थर्मोसेटिंग क्या है? इसे वन टाइम यूज़ प्लास्टिक भी कहते हैं। अतः इस प्लास्टिक को बार बार गर्म करके व पिघलाकर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये मुख्य रूप से एक बार ही प्रयोग में आते हैं। इसका उपयोग ताप अवरोधी वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होते हैं। प्लास्टिक के प्रयोग एवं इनके उदाहरण: नियॉन, मशीन पुर्जे तथा प्लास्टिक बाल जो कि सोफे में प्रयुक्त होता है। पॉलीथीन, पेरेलिनेन, पारदर्शी थैले, दवा की बाटल, कंटेनर आदि। फिर आपका है पॉलीस्टीम या पॉलीस्टेराइन, गद्दे, तकिया, घरेलू वस्तु एवं खिलौने। अब आपका है मालामाइन या माइक्रोवेव एवं उसमें प्रयुक्त होने वाले बर्तन। अब इसी में आपको बहुत प्लास्टिक छोटा पार्ट है इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं, बस कितने प्रकार की होती है वही आपको जानना है। अब इसी में आपका बाज़ार है। बाज़ार में आपको स्थान, क्षेत्र जिसमें स्थानीय गांव, कस्बे, प्रादेशिक, जिले से जिले, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समय और कार्य। समय में आपका दैनिक, अति अल्प, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, अति दीर्घकालिक। कार्य में आपका सामान्य, मिश्रित, मतलब एक बाजार या सभी वस्तु भी कहते हैं। विशिष्ट है, नमूने के आधार पर, श्रेणी के आधार पर। अब इसी की प्रतिस्पर्धा है। 3 प्रकार की: एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगी, पूर्ण प्रतियोगी। एकाधिकार में आप पढ़ेंगे विक्रेता तथा क्रेता अनेक। बाजार में विक्रेता का प्रभुत्व, पूर्ति पर विक्रेता का नियंत्रण। अपूर्ण में आप पढ़ेंगे क्रेता व विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा का अभाव। क्रेता विक्रेता मूल्य से परिचित न होना। ज्ञान का अभाव। क्रेता विक्रेता की संख्या कम, एक वस्तु एक मूल्य नहीं। पूर्ण प्रतियोगी में पढ़ेंगे क्रेता विक्रेता की संख्या, दोनों को बाजार की पूर्ण जानकारी, एक मूल्य एक वस्तु। और विक्रय की मात्रा इसी में है आपकी 2 प्रकार की, थोक व खुरदुरा। औचित्य भी 2 प्रकार का आपका है, उचित बाजार, चोर या काला बाजार उसको कहते हैं। काला होगा, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। काला बाजार जिसको आप तस्करी या वस्तुओं में हेर फेर। अब आपका उचित में 2 है, मूल्य निश्चित और सरकार का नियंत्रण। तो अब आपको इसी में हम थोड़ा सीमेंट बता देते हैं, फिर यही बाज़ार को हम आगे देखते हैं कि क्या क्या है उसमें।
अब आपका ये सीमेंट है, देखिए सोडा पोटास प्लस सिलिका प्लस एल्युमिनिया प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम, ये 60% आयरन की 20% मात्रा, गर्म, मतलब जैसे सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट का निर्माण सर्वप्रथम ब्रिटिश कारीगर जोसेफ एपेस्डिन ने किया था और यह जिस कस्बे में रहते थे उस कस्बे का नाम पार्टलैंड था। इसी के नाम पर साधारण सीमेंट को पार्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। सीमेंट के निर्माण के लिए चूना, एल्यूमिना, सिलिका, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सोडा पोटास का मिश्रण बनाया जाता है और इसे गर्म कर दिया जाता है और गर्म होने के बाद यह छोटे छोटे टुकड़े यानी ठेले के रूप में बन जाता है। फिर ठेले नहीं, सॉरी और गर्म होने के बाद यह छोटे छोटे टुकड़े यानी ढेले के रूप में बन जाता है और इन ढेलों को पीसकर सीमेंट का पाउडर तैयार कर लिया जाता है। कैसी में सीमेंट के प्रकार हैं। साधारण सीमेंट, इसे पार्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। अधिकांशतः भवन निर्माण में इसी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब आपका है दूसरा, शीघ्र जमने वाला सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट। इसका उपयोग बांध, पुल, नींव, फ्लाईओवर इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। यह एक विशेष गुण के कारण जानी जाती है। वह गुण इस सीमेंट में बढ़ने का गुण नहीं होता है, जिस कारण से अति शीघ्रता से जम जाती है। रंगीन सीमेंट, यह साधारण सीमेंट तथा खनिज रंग के मिश्रण से बनता है। यह महंगा भी होता है तथा इसका उपयोग दीवार व फर्श को सुंदर बनाने में किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट क्या है। इसका उपयोग मोज़ेक, टाइल्स इत्यादि को जोड़ने में किया जाता है। धमन भट्टी सीमेंट, यह सीमेंट की राख तथा स्लैग, यह एक व्यर्थ पदार्थ है जो लोहे के जलने के बाद बचता है, उससे तैयार किया जाता है। इसमें ताप को सहने की क्षमता अद्भुत होती है। यह अत्यधिक मजबूत तथा शक्तिशाली होता है। अब आपका है उसी में पांच प्रकार के आपके ये सीमेंट हैं। पैजोलेनिक सीमेंट, इसका प्रयोग भी सीमेंट निर्माण में किया जाता है। यह ज्वालामुखी से उत्पन्न लावा की राख होती है। इसमें सिलिका, एल्यूमिना और अलकरी इत्यादि होते हैं। यह पर्यावरण हितैषी होता है। ये पीपीसी है जिसका ये फुल फॉर्म है, पैजोलेनिक पोर्टलैंड। अब आपको हम पीछे बाजार में जो पढ़ना था उसको हम डिटेल में बता देते हैं। बाजार क्या है। बाजार वह स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं तथा वस्तुओं का मोल भाव करते हुए सौदा तय करते हैं। साथ ही सौदे में तय की गई वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। सामान्य अर्थों में बाजार उस स्थान विशेष से है जहाँ क्रेता एवं विक्रेता क्रय एवं विक्रय के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं। अर्थशास्त्री कुछ इस प्रकार से बाजार को परिभाषित करते हैं कि बाजार से तात्पर्य किसी स्थान विशेष से न होकर बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां वस्तु विशेष के क्रेता एवं विक्रेता प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क रखते हों तथा वस्तु की एक मूल्य व्यवस्था हो, उसे ही बाजार कहते हैं। इसमें क्रेता और विक्रेता का आमने सामने उपस्थित होना जरूरी नहीं होता है। अब कोई राइटर हैं जेवंस ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में कहा है कि बाजार का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जिसमें घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होते हैं तथा जो किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर सौदा करते हैं। अब आपकी है बाजार की विशेषताएं क्या हैं। एक क्षेत्र, एक वस्तु, एक मूल्य, क्रेता विक्रेता की उपस्थिति, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। अब आपका इसी में है बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण 6 आधार पर किया जाता है। स्थान एवं क्षेत्र के आधार, समय के आधार पर, कार्य के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, विक्रय की मात्रा के आधार पर, औचित्य के आधार पर। अब इसी में आपका पहला आता है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर बाजार 4 प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपका ये जो बाजार का वर्गीकरण है ये 6 प्रकार से होता है, वही 6 का डिटेल हम पढ़ेंगे। स्थान 6 में पहला स्थान है तो स्थान व क्षेत्र है। तो स्थान व क्षेत्र में आपका पहला है स्थान के आधार पर, जो कि 4 स्थान भी 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है। पहला है आपका स्थानिक बाजार। जब किसी वस्तु का क्रेता एवं विक्रेता किसी स्थान, गांव या कस्बे तक सीमित होते हैं, वो
उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। इसमें हरी साग सब्जी, मांस, दूध, अंडा आदि आते हैं। प्रादेशिक बाजार, इसे प्रांतीय बाजार भी कहते हैं। इसमें क्रेता विक्रेता का विस्तार पूरे प्रदेश में होता है। वस्तु की मांग भी सभी प्रदेश के सभी जिले तक होती है, जैसे लहंगा, राजस्थानी पोशाक। राष्ट्रीय बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी जिले या प्रांत तक न होकर पूरे राष्ट्र तक फैले होते हैं, अर्थात वस्तु का क्रय विक्रय पूरे राष्ट्र में फैले हों, तो ऐसे बाजार को राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना आदि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जब क्रेता विक्रेता किसी वस्तु का क्रय विक्रय कई देशों से करने लगें, तो ऐसे बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इस बाजार को विश्वव्यापी बाजार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, तांबा आदि आते हैं। अब आपका समय के आधार पे बाजार का वर्गीकरण है। 6 आधार पे था ना बाजार का, तो ये अब दूसरा है, वो भी वो चारों चल रहा था स्थान के आधार पे। अब आपका समय के आधार में पहला है दैनिक या अति अल्पकालिक बाजार। यह वह बाजार है जिसमें वस्तु की पूर्ति को बिल्कुल भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। वस्तु के क्रय विक्रय की क्रिया कुछ ही घंटों की होती है। इसमें दूध, दही, छाछ, सब्जी इत्यादि आते हैं। अब आपका है अल्पकालीन बाजार। इस प्रकार के बाजार की अवधि अति अल्पकालीन बाजार से थोड़ी अधिक होती है। इस प्रकार के बाजार में मूल्य का निर्धारण, इसके अंतर्गत चूना, पत्थर इत्यादि आते हैं। दीर्घकालिक बाजार, इस प्रकार के बाजार में मांग के आधार पर पूर्ति की जा सकती है। इसमें वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अंतर्गत साड़ी, धोती, चावल इत्यादि आते हैं। अब आपका है उसी में चौथा अति दीर्घकालिक बाजार। दूसरे में ये चौथा पॉइंट है। यह वह बाजार है जिसमें समयावधि इतनी लंबी होती है कि न केवल पूर्ति के पक्ष वरन पक्ष में भी परिवर्तन हो जाता है। पूर्ति पक्ष, ये परिवर्तन नए उत्पाद, नई खोज आदि कारणों से होती है। दीर्घकालिक बाजार को काल निरपेक्ष मूल्य का बाजार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्कूटर, कार, सोना आदि आते हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट है, 6 पॉइंट था ना, तो उसी में तीसरा है कार्य के अनुसार बाजार। कार्य के अनुसार बाजार 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य या मिश्रित बाजार, जब एक ही बाजार में विभिन्न प्रकार की सभी वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं, तो उसे सामान्य बाजार कहते हैं। जहां समस्त उपयोग वाली वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों, तो ऐसे बाजार को सामान्य विस्तृत बाजार कहते हैं। सामान्य, विस्तृत या मिश्रित। विशिष्ट बाजार, जब किसी बाजार में एक ही वस्तु खरीदी या बेची जाती है, तो उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में एक ही वस्तु के बहुत से क्रेता विक्रेता उपस्थित होते हैं, जैसे फल मंडी, सब्जी मंडी, रुई मंडी आदि। नमूने के आधार पर बाजार, जब किसी बाजार में नमूने के आधार पर वस्तु का क्रय विक्रय होता है, तो उसी नमूने के आधार पर ही वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने का कार्य संपन्न करते हैं। श्रेणी के आधार पर, बहुत सारी वस्तुओं को उनकी गुणवत्ता एवं किस्म के आधार पर अलग अलग श्रेणियों के आधार पर इनके अलग अलग नाम, ट्रेडमार्क दे दिया जाता है, जैसे ताज़ा चाय पत्ती, फार्चून का तेल, मान्यवर का कपड़ा आदि। अब आपका चौथा है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जब किसी बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता हों तथा उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, साथ ही उनमें वस्तु को खरीदने एवं बेचने हेतु पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो, तो ऐसे बाजार को पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कुछ विशेषताएं क्या हैं? बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्रेता और विक्रेता में पूर्ण स्पर्धा, एक दाम, वस्तुओं में समानता, क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक। अब आपका आता है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। दूसरा पॉइंट, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं का अभाव हो, तो उसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की कुछ विशेषताएं: क्रेता और विक्रेता की संख्या कम, अनेक दाम, वस्तुओं में समानता का अभाव, बाजार का ज्ञान होना। एकाधिकार बाजार क्या है?
जब किसी बाजार में किसी एक का स्वामित्व हो जाता है तो ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। सामान्यतः एकाधिक बाजार में किसी वस्तु का विक्रेता एक होता है तथा क्रेता अनेक होते हैं। वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का नियंत्रण हो जाता है, साथ ही मूल्य निर्धारण भी विक्रेता करता है। अब आपका 5वां है विक्रय के आधार पर। विक्रय के मात्रा की दृष्टि से बाजार 2 प्रकार के होते हैं। थोक बाजार, जिसमें पहला है आपका थोक बाजार। जब किसी बाजार में व्यापारी ही क्रय विक्रय का काम करते हैं अथवा वस्तु अधिक मात्रा में खरीदते या बेचते हैं तो उन्हें थोक विक्रेता कहते हैं। थोक बाजार में वस्तु सस्ते दाम पर मिल जाती है। अब आपका खुदरा बाजार, ऐसा बाजार जिसमें कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है तो उसे खुदरा मार्केट कहते हैं, अर्थात थोक में खरीदी गई वस्तु को छोटे छोटे हिस्सों में करके बेचना। अब आपका 6वां है औचित्य के आधार पे। औचित्य के आधार पे बाजार 2 प्रकार के होते हैं। उचित बाजार, ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का क्रय विक्रय एक निश्चित क्रय मूल्य पर होता है उसे उचित या खुला बाजार कहते हैं। इस बाजार में मूल्य का निर्धारण सरकार करती है। काला बाजार या चोर बाजार, जब किसी बाजार में किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य में बेची जाती है तो उसे काला बाजार या चोर बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में तस्करी की वस्तु को खरीदने एवं बेचने का कार्य किया जाता है। अन्य बाजार क्या है, जैसे सुपरमार्केट। इस प्रकार के बाजार में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सीधी संबंध होता है। इसमें अच्छे किस्म की वस्तु उचित कीमत पर उपभोक्ता को मिल जाती है। सुपर बाजार का संचालन कुछ साहसी व्यक्तियों के समूह से होते हैं। यह साहसी व्यक्ति पूंजी लगाकर विभिन्न स्थानों से माल खरीदते हैं और सुपर बाजार में रखते हैं। सुपर बाजार से उपभोक्ता सीधे उत्पाद को प्राप्त कर लेता है। यहाँ कम कीमत एवं उचित गुणवत्ता की वस्तु उपलब्ध होती है। यह जन सामान्य में काफ़ी लोकप्रिय है। सुपर मार्केट का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को दबाव एवं मध्यस्थों से बचाना होता है। चैन बाजार, जब एक ही कंपनी कई कस्बों शहरों या नगरों में अनेक दुकानों को संचालित करती है तो ऐसे बाजार को चैन बाजार कहते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के शोरूम कई जिलों में चलते हों तथा मूल्य सभी दुकान पर एक ही हो। अब आपका सेल बाजार क्या है, कंपनियां या उद्योगपति अपने तैयार माल को बेचने के लिए सेल लगाते हैं। सेल में कई बार कम दाम में अच्छी वस्तु मिल जाती है तो कई बार घटिया वस्तु की प्राप्ति भी हो जाती है। तो इस प्रकार के बाजार में खरीदारी करते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। अब आपका सहकारी बाजार क्या है, कोऑपरेटिव मार्केट जिसको बोलते हैं। जब बाजार का संचालन सरकार तथा कोई संस्था मिलकर करती है तो ऐसे बाजार को सहकारी बाजार कहते हैं। इसमें नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। हाट या पैड बाजार, जब ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार का यह रूप अत्यधिक प्रचलित है। इसमें सप्ताह 15 दिन या माह में 1-2 बार किसी निश्चित दिन निश्चित स्थान एवं निश्चित समय में बाजार लगता है। हाट में विभिन्न स्थानों में क्रेता विक्रेता आकर अपने वस्तु का क्रय एवं विक्रय करते हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मूल्य पर उपलब्ध होती हैं। हाथ एवं ठेले बाजार, ऐसा बाजार जो घर तक पहुंचता हो उसे हाथ या ठेले वाला बाजार कहते हैं। ऐसा बाजार उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों को समय का अभाव हो या परिवहन के साधनों का अभाव हो तो अतिरिक्त पैसे देकर वस्तु की पहुंच घर तक मिल जाती है। कई बार गृहिणियां बाजार जाने में असमर्थ होती हैं तो उनके लिए ठेले वरदान स्वरूप सिद्ध होते हैं, परंतु कई बार घटिया वस्तु भी घर पर पहुंच जाती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हमारा यहीं तक रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर उपभोक्ता चलेगा, वो थोड़ा लंबा है, उसको भी कर देंगे तो फिर उसके बाद हमारा होम मैनेजमेंट ख़त्म ही है लगभग। तो चलिए ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपको इसका नोट्स का वो चाहिए तो स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं इसको हमेशा की तरह शॉर्ट में डाल दूँगी, वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।